जब हम किसी को वैक्सीन देते हैं उसके बाद अगर कोई भी रिएक्शन शो होता है, दैट इज कॉल्ड हैजार्ड ऑफ इम्यूनाइजेशन। इस हैजार्ड ऑफ इम्यूनाइजेशन को का नाम बदल के अब सरकार ने इसका नाम रख दिया एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। ये हैजार्ड्स ऑफ इम्यूनाइजेशन बहुत वियर्ड वो साउंड करता था, जिससे लोगों को डर भी बैठ सकता था, इसलिए इसका नाम बदला एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। ये क्या हो सकते हैं? शुरू में इसका जो कैटेगराइजेशन था वो रिएक्शन इनहेरेंट टू इनोकुलेशन, आपके अंदर जो वैक्सीन डाला जा रहा है उसकी वजह से लोकल एंड जनरल आपको रिएक्शंस होते थे, फॉल्टी टेक्निक्स की वजह से होता था, हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होता था कि लोग उसको कभी कभी देखिए इंजेक्शन के डर से ही लोग रोने लगते हैं, बुखार हो जाता है सुन के, या आपको कोई भी एनाफाइलेक्टिक शॉक या वेगल शॉक हो जाता है। आप एक तरह का शॉक देखोगे, माइक पे चले गए, कॉलेज पूरी कॉलेज की टीम बैठी हुई, माइक पे गए, आपसे आवाज आनी बंद हो गई। इस तरह के वेगल शॉक भी हो सकता है। वैक्सीन के आपको जो वैक्सीन आपको देने के लिए प्रोसीजर पे जाता है तो एडोलेसेंट में हो जाता है, बच्चों को अक्सर होता है, डर से ही हालत खराब हो जाती है, न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट कुछ हो सकते हैं अदर्स, लेकिन अब इसका नाम बदल के ये हो गया है एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन की के दौरान कोई भी इवेंट अगर एडवर्स होता है तो वो 5 तरह से हो सकता है। 5 तरह के ये है। वैक्सीन प्रोडक्शन जो है ना, प्रोडक्ट रिलेटेड रिएक्शन हो सकता है कि ऑलरेडी उस प्रोडक्ट में कुछ फॉल्ट हो जिसकी वजह से आपको ये रिएक्शंस हो सकते हैं। वैक्सीन क्वालिटी डिफेक्ट रिलेटेड रिएक्शंस, उसके क्वालिटी में, प्रिपरेशन में या फिर उसके मटेरियल्स में कोई डिफेक्ट अगर हो सकता है, ठीक है, तो उसकी वजह से हो सकता है। इम्यूनाइजेशन एरर रिलेटेड रिएक्शंस, आपने पूरे प्रोसेस में जो वैक्सीन आप दे रहे हैं उसके हैंडलिंग में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई दिक्कत आपसे हो गई है तो उस प्रोसेस की वजह से जो आपको दिक्कत होगी वो हो सकता है। इम्यूनाइजेशन एंजाइटी रिलेटेड रिएक्शन, जैसे हमने बात किया कि इम्यूनाइजेशन के वक्त एंजाइटी, डर हो जाता है, बहुत सारे खौफ फैल जाता है, इससे भी दिक्कत हो सकती है। अब कोई को इंसिडेंटल इवेंट्स हो सकते हैं, मतलब आपको वैक्सीन दिया जा रहा है और वैक्सीन के ठीक बाद बुखार हो गया, आपने सोच लिया कि अरे नहीं ये तो इस वजह से हुआ है कि वैक्सीन से हो गया, लेकिन हो सकता है कि उस वक्त मलेरिया के एजेंट आपके बॉडी में घुस गए हो सकता है आपको किसी और वजह से कोल्ड हो गया हो, या कोई और फॉलोइंग आपको दूसरी बीमारी चल रही है उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये 5 तरह के आपके इवेंट्स हो सकते हैं। इन पांचों इवेंट का जो एक ओवरऑल जो है ना आपको ये एक मतलब जो आपको पाई डायग्राम देखना है, इसमें परसेंटेज है कि रिएक्शन एट या नियर द वैक्सीनेशन साइट जो आसपास लोकल हो सकता है वो 42% होता है, जो एलर्जी की या एलर्जिक लाइक इवेंट से 20% हो सकते हैं, रैशेस निकल आते हैं कभी वैक्सीन इंजेक्शन के बाद, वो आपको 11% हो सकता है, सिस्टमिक इवेंट्स यानी अंदर आपको बॉडी के कोई सिस्टम को इन्वॉल्व कर लिया तो 11% हो सकता है, अदर इवेंट नॉट अदरवाइज स्पेसिफिक, कोई खास नहीं लेकिन और भी दूसरे तरह के हो सकते हैं, वो 6% है। न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट आपका जो है वो 6% है, और ये आपका जो होता है एडवर्स इवेंट स्पेशल इंटरेस्ट के कुछ होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, वो आपको कुछ हो सकते हैं। वैक्सीनेशन एंजाइटी 1% लोगों में एक्चुअली हो जाता है। तो इट इज ऑल अबाउट, ये पाई डायग्राम में परसेंटेज आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें लोगों को कितना परसेंट होती है, ठीक है। जो ये टाइप एंड वैक्सीन रिएक्शंस हैं, जनरली उस वैक्सीन रिएक्शन में जो पहला आपने देखा था कि वैक्सीन की वजह से अगर कोई रिएक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें आपको एनाफाइलेक्टिक शॉक्स हो सकते हैं, ठीक है। मीजल्स वैक्सीन के साथ ऑलरेडी लोगों को हो सकता है। अगर कुछ प्रोग्राम एरर है, मतलब कि आपको वैक्सीन के हैंडलिंग में, प्रिपरेशन में या एडमिनिस्ट्रेशन में आपसे कोई दिक्कत हो सकती है, जैसे मान लिया वैक्सीन के वायल आया, आपने नंगे हाथों से उसको छू दिया, आप इन्फेक्टेड थे, तो हो सकता है बैक्टीरियल आपको इन्फेक्शन उसमें हो जाए, फिर जिस साइट पे आप इनोकुलेट करेंगे तो वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ एब्सेस बन सकता है। इसी तरह से कोइंसिडेंटल हो सकता है कि आपको डीपीटी के बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस हो सकता है, या फिर आपको कहता है कि किसी और मलेरिया के इन्फेक्शन ऑलरेडी आपके अंदर है और बुखार आ गया उसके बाद, आप इस तरह से हो सकते हैं। इंजेक्शन रिएक्शन हो सकते हैं कि एंजाइटी या पेन या किस तरह की कंडीशन में सिनकोप हो जाता है, वो शॉक में चला जाता है, ठीक है। पेशेंट्स अगर मान लिया वैक्सीन रिएक्शंस में आपको, जैसे खास के आपने देखा था एक और केस आता था कि हाई ग्रेड फीवर आ जाएगा डीपीटी लेने के बाद, ठीक है। नॉन स्टेराइल इंजेक्शन हमने कहा यूज किया कि जो आपने इंजेक्शन खोला और इंजेक्शन के टिप को आपने छू दिया, तो इसकी वजह से आपको बैक्टीरियल या फिर दूसरे एडेड इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन न्यूमोनिया आफ्टर ओरल पोलियो वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, अक्सर ये देखा जाता है कि ओरल पोलियो वैक्सीन के साथ हो सकता है आपको न्यूमोनिया हो जाए, लेकिन वो इसकी वजह से नहीं होता है, कुछ और कॉज भी हो सकता है, दूसरे रिलेटेड कॉज हो सकता है। रिएक्शंस की वजह से आपको देखिए बच्चों को खास के गिर जाएगा, शॉक में पड़ जाएगा, या फिर आपको एनाफिलेक्टिक शॉक, या फिर आपको वेसोवेगल शॉक में चला जाएगा। तो ये एक जनरल रिएक्शन 4 कैटेगरीज में होता है। अगर आपको लोकल रिएक्शंस हो रहे हैं,
लोकल रिएक्शन में जैसे पेन, स्वेलिंग या रेडनेस इस तरह की चीज हो रही है, तो ये जो आपने देखा वैक्सीन रिएक्शन में दो तरह का होता है इवेंट। एक लोकल रिएक्शन होता है जो बहुत माइनर और हल्का सा होता है, जो जनरली अपने आप भी चला जाता है, लेकिन कुछ लोग को अगर देर तक रुकता है तो आपको क्या क्या करना है वो भी बताएंगे। और कुछ रेयर रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, उसके लिए फिर आपको हो सकता है कि डेथ भी हो जाए, कभी एट द पॉइंट डेथ हो जाता है 1% या 0.00 समथिंग परसेंट में हो जाता है, या फिर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी या हो अलग से उसको मेडिकेशन की जरूरत पड़े। अगर वो उससे उबर भी गया तो उसको फिर सीक्वल डेवलप हो जाता है, कोई डिसेबिलिटी डेवलप हो जाती है। लोकल में आपको जनरली पेन होता है, जैसे आपने इंजेक्शन दिया तो पेन होता है, स्वेलिंग हो जाती है उस एरिया में पूरे, या रेडनेस हो जाएगा जहाँ पे इंजेक्शन आप दे रहे होते हैं। सिस्टमिक जो लोकल जो माइनर इन्फेक्शन है जो सिस्टमिक होगा उसमें जनरली फीवर हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, मैलेज हो सकता है। नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स में जो और भी वैक्सीन का आता है, कुछ बॉडी में आपको रिएक्शंस यानी खुजली तरह की चीजें इस्तेमाल हो जाएगी, ईचिंग हो जाए, प्रोराइटिक इन्फेस्टेशन हो सकते हैं। इस तरह के जब अगर आपकी कंडीशन डेवलप हो तो जनरली अगर आपको लोकल पेन, स्वेलिंग, रेडनेस होता है, कुछ नहीं करना है। आपकी क्लोथ जो कोल्ड क्लॉथ होता है ना, आपको या तो थर्मल आप जो पैचेस इस्तेमाल करते हैं बर्फ का या फिर कपड़े को भिगा के, तो वो आप वहां पे दे दीजिए। और अगर बुखार बढ़ रहा है तो पैरासिटामोल दे सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें ये कंडीशन सुधर नहीं रहा है, आपको एब्सेस डेवलप हो गया या और फीवर बढ़ता ही चला गया, शिवरिंग आ गई, तब जाके आप उस केस में आगे आप रिपोर्ट कर सकते हैं या डॉक्टर्स को दिखा के आगे या वो सेंटर जहाँ पे एडमिट कर सकते हैं काम कर सकते हैं। अगर आपको फीवर बढ़ गया है 38.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, ठीक है, तो आप फ्लूइड चढ़ा दीजिए उसको, या फिर आपको ऐसा कर सकते हैं कि जो पूरे बॉडी की टेपिंग करते हैं या फिर पानी से उसके बदन को स्पॉन्जिंग करते हैं वो दे सकते हैं, साथ में आपको एंटीपायरेटिक दवा भी दे सकते हैं। अगर इसके साथ कोई और सिम्टम्स हो, जैसे मैंने कहा शिवरिंग हो सकता है या बॉडी में और ज्यादा रैशेज निकल आए, तब फिर इसको आप रिपोर्ट करके आगे बता सकते हैं कि इसको एडमिट कर सकते हैं कि अंदर एनाफिलेक्टिक एंटी एनाफिलेक्टिक ड्रग्स वगैरह देके अगर आप मैनेज कर सकते हो आप कीजिए, अदरवाइज नहीं तो रिपोर्ट कर दीजिए इसको। इरिटेबिलिटी, मैलेज इन सिस्टमिक सिम्टम्स अगर आए, जैसे बहुत बेचैनी हो रही है, स्किन में भी रिएक्शंस आ रहे हैं, उसको बुखार भी बढ़ गया है, इस कंडीशन में भी आपको पहले कोशिश करना है कि पैरासिटामोल दे, वो सूथिंग करेगा इसको। अगर ये कंट्रोल नहीं तो फिर आगे आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक पूरा चार्ट है कि कौन सी वैक्सीन है, उसके जो माइनर रिएक्शंस क्या होंगे और उसकी जो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। इन केस ऑफ बीसीजी, जो बीसीजी का इन्फेक्शन बच्चों को होता है, आप इंजेक्शन के फॉर्म में दे रहे हैं, उस केस में आपको लोकल रिएक्शन में पेन, स्वेलिंग, रेडनेस ये हो सकता है। ये बहुत कॉमन है, अक्सर हो ही जाता है, 1-2 दिन तक रहेगा, खत्म हो जाएगा उसको। इसी तरह कॉलरा के केस में, इसमें कॉलरा में लेते हैं तो इसमें कोई ओरल आपको प्रेजेंटेशन नहीं आता है, मतलब वोमिटिंग वगैरह नहीं होगा। लेकिन डीपीटी के केस में आपको क्या होगा, इसमें लोकल रिएक्शन आएगा, उसी तरह से अगेन पेन आएगा, स्वेलिंग आएगी, रेडनेस होगा। तो ये जो पेन, स्वेलिंग, रेडनेस होगा 50% तक हो सकता है, और 50% लोगों में आपको फीवर भी हो सकता है। इसी तरह हेपेटाइटिस ए का जो इंजेक्शन वो लेते हैं, वैक्सीन लेते हैं, उसमें आपको लोकल रिएक्शंस अगेन पेन, स्वेलिंग एंड रेडनेस हो सकता है 50% केसेस में। और हेपेटाइटिस बी का जो है, जो इंजेक्टेबल फॉर्म में लेता है आपको इंजेक्शन के फॉर्म में, इसमें भी आपको अडल्ट में लेते हैं 30% तक, और चिल्ड्रन में आपको 5% तक ये लोकल रिएक्शंस हो सकते हैं। और सिस्टमिक रिएक्शन जो फीवर होता है 1 से 6% तक लोगों को होता है। HIV, व्हाट इज HIV, कोई बता सकता है जो ओपन है? HIV कौन सा वैक्सीन है? HIV दैट इज ह्यूमो, बताइए। इन्फ्लुएंजा बी वायरस होता है ये। लोकल रिएक्शन इसमें भी हो सकता है, लोकल रिएक्शन 5 से 15%, वही पेन, स्वेलिंग एंड रेडनेस होगा। और फीवर जो होगा वो 2 से 10% लोगों में हो सकता है। जेई अपने देखा जापानीज इंसेफेलाइटिस, इसमें भी वही लोकल रिएक्शन में आपको होगा लो ग्रेड फीवर, माइल्जिया, और जीआईटी अपसेट होगा 20% तक में हो सकता है। मतलब ये जानने की जरूरत इसलिए है कि आप वैक्सीन पॉइंट्स पे हैं या वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो आपको ये पता होनी चाहिए ये नेचुरल रिएक्शन से जो होंगे ही होंगे। MMR लेते हैं तो उसमें भी लोकल रिएक्शन और नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स भी आएंगे। इसी तरह से न्यूमोकोकल वैक्सीन, पोलियोमाइलाइटिस, जो ओपीवी लेते हैं आप, उसमें जनरली कोई रिएक्शंस नहीं आते हैं, ठीक है, ना ही ओपीवी में ना आईपीवी में। ये इन जनरल 1-8% में देखा गया। समटाइम्स पोलियो खुद डेवलप हो जाता है, पोलियो के वैक्सीन के बाद पोलियो का डेवलप हो जाना, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट को आपने दे दिया, या फिर हो सकता है कि वैक्सीन सही से तैयार नहीं, तो इसकी वजह से भी आपको हो सकता है। रेबीज का जब आप देते हैं तो उसमें लोकल डेवलप होता है, उसमें भी 15 से 25%। इसी तरह मेनिंजोकोकल जो डिजीज है उसकी अगर आप देते हैं तो माइल्ड लोकल रिएक्शन 71% लोगों में हो सकता है। टेटनस या टेटनस डिप्थेरिया का जो, टेटनस या टीडी का मतलब होता है टेटनस और डिप्थेरिया का, जब आप एडिशनल शॉट देते हैं ना, वो टीडी कहलाता है। उस कंडीशन में भी आपको लोकल एंड सिस्टमिक दोनों डेवलप हो सकता है 10 से 25% तक। टिक बॉर्न इंसेफेलाइटिस में अप टू 25%। टाइफाइड फीवर में
टाइप ऑफ वैक्सीन पर डिपेंड करता है, जनरली इसमें नहीं होता है। येलो फीवर जो अपने यहाँ नहीं देते हैं, ये जनरली आपको यूरोप्स में होते हैं, तो इसमें भी आपको इतना परसेंट 10, 22, 5% तक लोकल एंड सिस्टमिक आपके रिएक्शंस हो सकते हैं। सो इट वाज द चार्ट, इसको एक बार देख लीजिएगा। अगर यही क्वेश्चन आपको पूछ लेता है कि व्हाट आर द लोकल रिएक्शंस या माइनर रिएक्शन ऑफ वैक्सीनेशन, तो सिर्फ आपको डेफिनेशन के साथ 5-10 डिजीज का रिएक्शंस आप लिख देंगे क्या लोकल होता है, तो आपका ये चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसी में लोकल रिएक्शंस के अलावा अगर आपको कुछ इंटरवल्स के बाद आते हैं या फिर ये अब थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, तो इसमें देख लीजिएगा आपके इंटरवल्स भी दिया हुआ है कि रिएक्शन कब होगा, कितने दिनों के बाद तक आ सकता है। इसलिए जब जिस बीसीजी वैक्सीन डालते हैं 2 से 6 मंथ के बाद भी कुछ रिएक्शंस आपको आ सकते हैं। सपोर्टिव आपको लिम्फेडेनाइटिस हो सकता है, बीसीजी के रिएक्शंस लेने के ठीक बाद हो सकता है आपको। यहाँ से 1 से लेके 12 मंथ तक आपको ये रिएक्शंस डेवलप हो सकते हैं, इसको ध्यान में रखना है। और इसकी जो डोजेस है वो दी हुई है आपको, ये एक चार्ट आप देख लीजिएगा, लगता है पूरा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर कुछ आपको वैक्सीन के एडवर्स रिएक्शंस के बाद ये आता है इम्यूनाइजेशन एरर रिलेटेड रिएक्शंस, मतलब कि इम्यूनाइजेशन की जो टेक्निक है उसमें अगर कोई दिक्कत हो रही है, आपने गलत कर दिया उसके प्रिपरेशन में, जैसे आपने वाइल को प्रिपेयर करना है या डाइल्यूएंट्स जोड़ना है उसमें, या फिर उसके रैपर को ओपन अप करना है, जो आपके अंदर बॉडी में घुसने वाली या चीजें उसको आपने छू दिया, इस तरह के प्रिपरेशन में डालने में, या फिर आपको इंट्रामस्कुलर डालना था, आपने उसको इंट्रावेनस डाल दिया, या फिर आपने सबक्यूटेनियस डाल दिया, तो इसके में कोई भी अगर आप चेंजिंग आप कर पा रहे हैं, तो उस चेंजिंग की वजह से जो भी आपको दिक्कत आएगी वो इस तरह से कैटेगराइज है इसमें। एरर इन वैक्सीन हैंडलिंग, ठीक है, अगर आपने वैक्सीन को हैंडलिंग करने में कहीं भी कोल्ड चेन मेंटेन आपने गड़बड़ कर दिया, या फिर आपने ज्यादा टेम्परेचर हो गया उस एरिया में, या फिर आपका टेम्परेचर कम हो गया, या फिर उसके डायलुएंट सही से नहीं बन पाए, या डायलुएंट्स की हैंडलिंग नहीं हो पाई, या फिर आपको सब चीज हो भी गया तो आपको एक्सपायर डेट का आपने ध्यान नहीं रखा, ठीक है, ये चीज भी अगर कोई, तो इसकी वजह से आपको कोई भी सिस्टमिक या लोकल रिएक्शन हो सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट्स का किस तरह से उसको रिएक्ट करता है, इस तरह से। एरर इन वैक्सीन प्रिस्क्राइबिंग एंड नॉन अडहेरेंट टू रिकमेंडेशन फॉर यूज, ठीक है, इस तरह से भी और कोई कंडीशन हो रहा है कि आपने गलत प्रिस्क्राइब कर दिया, द फेलियर टू अडेप्ट टू द कंट्राइंडिकेशन, उस वैक्सीन का कंट्राइंडिकेशन क्या, जैसे कुछ वैक्सीन हैं वो आपको उसके अलग अलग कंट्राइंडिकेशन होता है कि आप अगर इम्यून रिस्पॉन्स सही नहीं आ रहे हैं आपके, या फिर बच्चा आपको माल नरिश्ड है, इन सारी कंडीशंस में आपको ध्यान रखना है कि आपके प्रोसेस में, एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो उससे भी रिएक्शंस आएंगे, जिसकी एक पूरी लिस्ट है, ठीक है। आपको आवाज आ रही है अभी आप लोगों को?